सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हमारे सामने खड़ी है पल्सर की NS 125 और भाई खड़े हैं इसके ओनर। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। और सबसे पहले ये बताओ कि आपने कितने पहले ली थी, कितना चला चुके और कितने की पड़ी थी आपको? भाई ये मैंने 2021 में 1 फरवरी को ली थी और 2021 फरवरी में, और अभी चल रहा है जनवरी 2024। हाँ, और ये मेरे को पड़ी थी एग्जैक्ट 1,18,000 की। विद कैश मैंने ली थी, कोई फाइनेंस नहीं कराया था। तो अभी तक ये 7,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई अच्छा खासा चला चुके हैं भाई, 7,500 किलोमीटर चला चुके हैं भाई अभी तक। और सबसे पहले आते हैं भाई टायर पे। टायर का रिस्पांस कैसा है? मैंने देखा है कि यार काफ़ी लोग कहते हैं कि NS 125 में थोड़े से छोटे टायर आते हैं। टायर ज़रूर छोटे आते हैं, लेकिन एज़ पर द बाइक वेट और अगर आपकी थोड़ी अच्छी स्किल्स हैं तो आप इजीली इनको कॉर्नरिंग में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और मैंने देखा है भाई लीन वीन भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आते हैं भाई हेडलाइट पे। हेडलाइट का थ्रो कैसा है और मतलब विजिबिलिटी कैसी है जो लाइट का थ्रो है? एज पर NS 125 वैसे तो हैलोजन आता है, हैलोजन का सिटीज़ के लिए ठीक है। हाँ, बट मैंने इसमें अपग्रेड करा के LED लगवा रखी है, जिसका थ्रो रात के टाइम पे बहुत सुंदर है। अच्छा, मतलब आफ्टर मार्केट आप जैसा कि देख सकते हैं भाई ने आफ्टर मार्केट बहुत सारा काम करवा रखा है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ही बताते हैं फिर। तो सबसे पहले भाई ने LED हेडलाइट्स लगवा रखी हैं, और बताओ भाई क्या क्या लगवा रखा है इसमें LED हेडलाइट्स है वारंटी के साथ। हाँ, चारों के चारों इंडिकेटर LED है। अच्छा भाई, चारों के चारों इंडिकेटरों में LED डलवाई है भाई ने। उसके अलावा 2 फॉग लैम्प्स है जिसमें 2 कलर आते हैं, येलो और वाइट। हाँ भाई, ये देखा है आजकल काफ़ी चल रहे हैं। मिरर्स मैंने साइड वाले रखवा रखे हैं ताकि मैं चलान से बच सकूं और बाइक का लुक और एनहांस हो। उसके अलावा ये लगवा रखे हैं छोटी छोटी डिटेलिंग के हिसाब से। भाई ने छोटी छोटी डिटेलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया, और मैं अभी देख रहा हूँ ये जो मैट रेड कलर है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और ये बताओ भाई, ये टायर्स में लगवा रखा है आपने काफ़ी। प्रो डिस्क का पेयर है जो कि टायर्स को बिल्कुल ही पियानो फिनिशिंग लुक देता है। रियर व्हील तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लगता है। हाँ, फ्रंट में मैंने छोटा लगवाया है। फ्रंट में तो भाई मैंने फ्रंट में थोड़ा छोटा लगवाया है, और जो रेयर व्हील में जो डिस्क है वो पूरी लगवा रखी है। तो ये बताओ भाई, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें वॉबलिंग इशू आता है, या अगर कोई भी अदर इशू आया हो तो बताओ भाई क्या इशू आता है इस चीज़ में? वॉबलिंग इशूज उतने नहीं आते जितना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिट्टी में आपने कभी उतार दी या फिर आप स्पीड में जा रहे हो, रोड पे मिट्टी है, तो अगर आप ब्रेक मारोगे फ्रंट तो ज़रूर क्रैश होगी। 101% ये क्रैश होगी। उसके अलावा 100 तो आराम से पहुंच जाती है, और 100 के बाद थोड़ा सा 150 के बाद 105 के बाद स्ट्रगल करती है पहुंचने में, और बहुत हल्का हल्का माइनर इशूज है। यार मतलब सिटी के चलाने के हिसाब से तो बेस्ट है ना NS 125। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो और आपका बजट भी लो है तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। अच्छा भाई, एक्सीडेंट की चीज़ बता रहे थे, आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, क्या क्या डैमेज हुआ था, क्या क्या खर्चा आया और क्या बैठा भाई हिसाब किताब? मैं एक्सीडेंट का टाइम ऐसा हुआ था, मैं 90 की स्पीड पे लीन ले रहा था और मेरे आगे कार थी, तो मैंने साइड से निकाल के लीन लेने की कोशिश करी, और रोड पे थी बहुत सारी मिट्टी। तो एक ये नॉन ABS बाइक है, तो मैंने फ्रंट ब्रेक दबा दी, जिसमें अच्छा, टायर लॉक हो गया और मैं रोड पे क्रैश हो गया। पहाड़ियों में था एक्चुअली, अरावलीज की पहाड़ियों में। भाई अगर बजाज इसमें एक ऑप्शनल ABS का ऑप्शन देता ना तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि यार फिर कोई दूसरा कंपेटिटर खड़ा ही नहीं होता 125 सीसी में इस प्राइस सेगमेंट। क्योंकि भाई यहाँ पे भी 1-2 कंपेटिटर खड़े हैं। और अगर आपको रेडर से SP 125 से या नॉर्मल पल्सर 125 से कंपेयर करा जाए तो आपने यही बाइक क्यों ली? मेरा कोई ऐसा वो नहीं था लेने का प्लान, मेरे को एक बाइक चाहिए थी और मेरे को बजट का भी कोई इशू नहीं था। जिस दिन मैं लेने गया था उस दिन मैं NS 200 लेने गया था, लेकिन उस पर 45 डेज़ की वेटिंग थी। 45 डेज़ की वेटिंग थी NS 200 पे, और भाई को बजट का भी कोई इशू नहीं था। बजट का कोई इशू नहीं था, पापा ने तो कहते थे जो पसंद है ले लो। उस टाइम N250 नई लॉन्च हुई थी, बट तब तक जब मैंने बोला कि ये वाली पे देख लेता हूँ तब तक इसकी पेमेंट मैं कर दूँगा। मेरे को बाइक उसी दिन ही चाहिए थी, चाहे कैसे भी है। मतलब भाई NS फैन बॉय हो आप? हाँ, पहली बाइक इसी को देख के प्यार हुआ था, NS 200 को देख के प्यार हुआ था, और उसका बेबी बॉय मैं ले आया था। तो स्टेबिलिटी कैसी है हैंडल की? और जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें पेरीमीटर फ्रेम आता है, और पेरीमीटर फ्रेम काफ़ी स्टेबल माना जाता है। तो स्टेबिलिटी कैसी है बाइक की? और क्या अगर मैं पर्टिकुलर हैंडल की बात करी जाए तो क्या मतलब इजी टू मोनोमर है सिटी में? ये इसकी जो पूरी चेसी है और हर एक क्वालिटी चीज़ जो है इसमें, सिर्फ टायर्स और मोनोशॉकर्स को छोड़ के A to Z पूरी बाइक और इंजन को छोड़ के 200 सीसी पे बेस्ड है। अच्छा, जितना ये इसमें हाँ, क्योंकि भाई ये NS 200 का छोटा भाई ही है। छोटा भाई ही मान लो।
उसके अलावा इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं जो हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कोई वॉबलिंग इशू नहीं आता। आप हाथ छोड़ के 90 की स्पीड पे भी आराम से चलाओ, चलती रहेगी। ऑल्दो ये सब्जेक्टिव है बट अगर आपको चलाना है तो ऑल्दो सब्जेक्टिव है बट मेरे पर्टिकुलर मैं N160 ओन करता हूँ और उसमें क्लिप ऑन नहीं आते। बट ये चीज़ मैंने देखी है भाई, पल्सर की जो स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है ड्यू टू इट्स वेट। अब ये बताओ कि इसमें वेट कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आता है तो उसके आपको प्रोस और कॉन्स क्या लगते हैं? क्या भगाने वगैरह में दिक्कत आती है और मतलब क्या सीन रहता है वेट का? कभी भगानी होती है तो थोड़ा सा पीछे रह जाती है बाइक। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रैग लगा रहा हूँ किससे? किसी भी अनदर 125 सीसी से, वैसे तो अगर वो पावरफुल है तो हल्की सी पीछे रह जाएगी वेट की वजह से। लेकिन इसके वेट का सबसे अच्छा एक चीज़ और है कि हाई स्पीड्स पे ना इससे अच्छी स्टेबिलिटी और कोई 125 नहीं देगी भाई। पल्सर्स में सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि भाई पल्सर्स में ना वेट अच्छा आता है और वेट का सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है कि इनकी ना स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो भाई इंजन पे आते हैं, इंजन की रिफाइनमेंट कैसी है? उसने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था स्टार्टिंग में, बट अभी इसकी इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। आप कितने पे भी चला लो आपको कोई इशू नहीं होगा। 5000 RPM के बाद ये जो आपको पावर देगी खींचने की और आवाज़ देगी, उससे आपको लगेगा ही नहीं 125। भाई वो हर पल्सर में सेम हाल है। 5000 भाई 5000 RPM क्रॉस करते हैं और भाई कोई भी पल्सर पागल हो जाती है बिल्कुल भागने को। और साउंड भाई हर पल्सर में काफ़ी बढ़िया है। आप कोई भी पल्सर उठा लीजिए, चाहे वो N250 क्यों ना हो, 5000 RPM भाई के बाद मैं पल्सर 125 भी उठा लूँ ना तो भी 5000 RPM के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। और भाई देख सकते हो आपकी बाइक कितनी सेक्सी लग रही है। और हाँ भाई थोड़ा कंफर्ट की बात करते हैं आप सीट के लिए, और थोड़ा सस्पेंशंस के बारे में बता रहे थे तो बताइए थोड़ा कंफर्ट वगैरह के बारे में। बहुत प्यारे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक। अच्छा, सस्पेंशन गड्ढों में हो या कुछ भी हो बिल्कुल पार कर जाती है। लेकिन अगर आप एक फैमिली मैन हो, जो फॉर एग्जांपल अगर आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए, तो इसकी सीट मैं कंफर्ट लेवल के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो जिसे ड्राइव करना है तो बहुत अच्छी सीट है। लॉन्ग टूर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। आपने मैक्सिमम ये कितना किलोमीटर चलाई है और क्या कंफर्ट रहा है इसका? 90 किलोमीटर चलाई थी, जिसमें मैं और मेरा दोस्त थे। तब इसकी सर्विस ड्यू थी और इसकी टॉप स्पीड तब 105 निकली थी। उस टाइम 2 बंदे थे लेकिन वो और भी जा रही थी, बट 2 बंदों में नॉन ABS बाइक में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो आपकी इसमें मैक्सिमम टॉप स्पीड अभी तक क्या रही है? 112 मैंने चलाई थी और इसके आगे भी जा सकती थी बहुत इजीली, बट जिस रोड पे मैं था वो अनसेफ थी थोड़ा। और जैसा कि आप अभी सर्विस के बारे में बता रहे थे, तो अभी तक आप कितनी 3 सर्विस करवा चुके होंगे शायद इसकी? 4 सर्विस है और नेक्स्ट सर्विस में नेक्स्ट मंथ कराऊंगा। अभी तक 4 सर्विस हो चुकी हैं? अच्छा भाई, अभी तक 4 सर्विस करवा चुके हैं। और कैसा फीडबैक रहा है अभी तक सर्विस का, और मतलब क्या मिल रहा है और क्या बजाज ने डिसअपॉइंट करा है कि अच्छी खासी सर्विस करके दी है? जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि पहले रिफाइनमेंट थोड़ी कम थी, लेकिन अब आपको पर्टिकुलरली ज़्यादा रिफाइंड लगती है पहले के कंपेरेटिवली। फोर्थ सर्विस के बाद इसके इंजन इसने मेरे को बहुत प्यारा आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम हुआ करता था जब ये 4th गियर जो इसका मैक्स ज़्यादा था वो 88 तक जाता था, उसके बाद मेरे को 5th गियर डालना पड़ता था। आज इसका 4th गियर 102 जाता है। 4th गियर 102 जाता है, बहुत इजीली चला जाता है। पल्सर N160 ओन करता हूँ और मेरा 4th गियर लगभग 111 जाता है और 3rd गियर भाई 90 जाता है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रही है आपकी बाइक। तो और बताओ कि भाई एक्सीडेंट हुआ था तो आपको क्या क्या डैमेज आया था और कैसा क्या सीन रहा था? भाई बाइक इतनी स्टेबल थी कि जैसे ही मैंने ब्रेक मारी साथ साथ रुक गई थी, बट जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी इसकी थी उसी ने मेरे को ले डूबा। जैसे ही मैंने ब्रेक मारी पूरी बाइक मिट्टी में ही क्रैश हो गई। उसके अलावा मेरे यहाँ डैमेज आया, ये तो मेरी पूरी मुड़ गई थी। हाँ, ये अभी भी डैमेज है। हाँ जी, ये अभी भी डैमेज है। ये मैंने चेंज नहीं कराया। मेरा इंडिकेटर छिल गया था, इसके फेस की फेयरिंग पे इशू आया था, लेकिन ये मैं कभी चेंज नहीं कराऊंगा। ये चीज़ मैं वापस से पता है क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी? इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि जो जैसा मेरा क्रैश था अगर उस हिसाब से कोई R15 होती या MT15 होती तो वो बिल्कुल सर्वाइव ना कर पाती। उसकी हेडलाइट बिल्कुल भी इसकी बहुत सर्वाइव कर चुकी है और माइनर है, बट ये मैं कभी चेंज नहीं कराऊंगा क्योंकि शेर के मुंह पे जब दाग लग जाता है तो वो कभी हटता नहीं है। शेर के मुंह में जब दाग लग जाता है तब वो और खूंखार हो जाता है। इसके अलावा बहुत माइनर चेंजेस आए थे। एक ये पूरा टूट गया था मेरा जो कवर था, बट
इट जस्ट रिप्लेस बाय 22 रुपीज़, 22 रुपये में रिप्लेस हो गया। भाई बजाज की सबसे बड़ी खासियत ही मेरे को ये लगती है कि इसके जो पार्ट्स हैं ना वो कभी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, और जैसा कि अभी तक बताया कि आपको मतलब डिसेंट सर्विस आउटपुट मिला है अभी तक। 800 रुपये पर सर्विस, मतलब 800-900 रुपये के आसपास अच्छी खासी सर्विस हो जाती है बाइक की। चलो भाई बढ़िया है। अगर आपको मैं ये चीज़ पूछूं कि आपको इसके प्रोज या कॉन्स थोड़े बहुत ऊपर से पॉइंट्स बताने हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? रोज़ में जो इसकी पावर है वो बिल्कुल 125 सीसी नहीं लगेगी आपको। यू विल ऑलवेज थिंक कि ये 160 सीसी बाइक है। कई बार इसकी रेस मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या मैंने इसकी रेस FZ से करवाई है। हाँ। और बिना किसी इशू के इसने FZ को बहुत पीछे छोड़ दिया। भाई मैंने ना 1-2 वीडियोस में देखा था, एक FZ और एक FZX 150 सीसी की बाइक्स आती हैं यामाहा की, और भाई ये 125 सीसी की गाड़ी उनको स्मोक कर रही थी, और लिटरली मैन मतलब शब्द नहीं है भाई इस बाइक के लिए। अच्छा ये बताओ कि ये अभी 1,25,000 के आसपास की आ रही है, तो ये आपको थोड़ी सी कभी कभी ओवर रेटेड नहीं लगती कि ये थोड़ी सी महंगी है अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से? और क्या आप दूसरे बंदे को प्रेफर करना चाहेंगे कि ये इसकी तरफ जाए, या कोई दूसरी बाइक ही बेशक से बजाज की हो, क्या कोई दूसरी बाइक प्रेफर करना चाहेंगे? अभी के हिसाब से जैसा इसमें पेरीमीटर फ्रेम आता है, जिस हिसाब की इसकी क्वालिटी है, आई डोंट थिंक कि 125 सीसी के लिए 1,25,000 देना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। किसी सेगमेंट में ऐसी बिल्ड क्वालिटी मिलना, आप कभी चला के देखेंगे तो इट विल नेवर फील लाइक 125 सीसी, इट विल ऑलवेज बी लाइक 160 सीसी। पावर आउटपुट इतना रिफाइंड है इसका। क्योंकि दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है। आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी बाइक है। अगर आपको ABS चाहिए तो आई विल प्रेफर P150 के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि ये माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल देते हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली एक 125 सीसी का इंजन है और ऊपर से अच्छा आउटपुट भी दे रहा है। अब ये बताओ भाई कि माइलेज कितना दे रही है? माइलेज का तो पूछो मत, नियर अबाउट 40 to 42 देती है मेरे को। और भाई मैं पहले बता दूं भाई, बिल्कुल फुल थ्रॉटल लेके चलते हैं बाइक का। मतलब नॉर्मल, मतलब एक होता है कि आराम से बंदा चला रहा है, एक होता है मतलब नॉर्मली भगा भी रहा है, आराम से भी चला रहा है। भाई का हमेशा 5,000 RPM के ऊपर ही रहता है नीडल। 8,000 से 10,000 RPM के बीच में गियर चेंज होता है। भाई 8 से 10,000 RPM के बीच में बंदा गियर चेंज कर रहा है। के बाद भी अगर मेरे को 40 की दे रही है एवरेज, तो बहुत अच्छी है मेरे लिए भाई बहुत। और मैंने चीज़ देखी है कि ये ना काफ़ी फन टू ड्राइव भी है। हाँ जी, ये बहुत फन टू ड्राइव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हैंडल बार आता है वो क्लिप ऑन है। अगर इसमें नॉर्मल हैंडल बार आ रहा था तो ये इजी टू ड्राइव होती, बट क्लिप ऑन में ना ये इजी टू स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी इसकी इतनी प्यारी है कि आप किसी भी स्पीड में ले जाकर छोड़ दो, सीधी चलती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप पल्सर N125 के एक हैप्पी ओनर हो, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक? नहीं है, दिक्कत नहीं आई, दिक्कत बहुत आई है। फॉर एग्जांपल इसके टायर्स जो कि कई बार लीन करने के टाइम धोखा दे देते हैं, अगर ध्यान ना दूं मैं। और अभी भाई बता रहे थे कि इन फ्यूचर भाई टायर भी चेंज करेंगे। मैं इसमें 130 सेक्शन का टायर लगवाने वाला हूँ। उसके अलावा इसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो मेरे को बहुत डिसअपॉइंट करती हैं, क्योंकि हाई स्पीड्स पे अगर मैं ब्रेक मार दूँ तो क्रैश होना तो पक्का ही है, लेकिन भगवान की दया इतनी है कि हर बार हम बच जाती है। उसके अलावा जो इसकी हेडलाइट है वो थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि दूसरी सीसी की बाइक आती हैं, फॉर एग्जांपल SP 125, रेडर 125 और बाकी जितनी भी 125 सीसी है या उससे भी छोटी है, उनमें DRLs का ऑप्शन आता है। हाँ, SP 125 और रेडर में आपकी LED हेडलाइट्स आती हैं, और इसमें अगर शॉक देखा जाए तो हेलोजन आता है, इसलिए भाई ने मॉडिफिकेशन करवा के इसमें LED हेडलाइट लगवाई है। ये पहले बाइक पूरी हेलोजन थी, अब ये पूरी बाइक LED चलती है। मतलब ओवरऑल तो आप हैप्पी हो ना? बहुत हैप्पी हूँ। और क्या आप दूसरे बंदे को 100% प्रेफर करोगे? अगर आप फैमिली मैन हैं और if you are a college going student or want to ride something fun in low budget, then you may go for this. तो भाई बहुत अच्छा लगा ये ओनरशिप रिव्यू लेकर आपसे भाई। तो ये था एक ओनरशिप रिव्यू पल्सर NS 125 का। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ और बाय।